Hello everyone, myself Dhandra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. Today we will discuss the further questions of exercise 4 JEE Advance. So question number 20 is a wooden block perform SHM on a frictionless surface with frequency V naught. Maybe the block carries a charge plus Q on its surface. If now electric field E is switched on as shown in, then SHM of block will be. तो यहाँ पर हमको ये वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर के दिया हुआ है या फिर नहीं भी दिया हुआ है तो इट डजेंट मैटर। और ये पहले एसएचएम कर रहा था, सपोज इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट कितनी थी √/k/m। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा कि एक एफ एक्सटर्नल एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स से फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता। तो पहली बात तो ये कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सेम फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। दूसरी बात शिफ्टेड मीन पोजीशन। हाँ, मीन पोजीशन पहले यहाँ पर नेचुरल लेंथ पे थी, उसके बाद मीन पोजीशन थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाएगी। कितनी शिफ्ट हो जाएगी, सपोज x शिफ्ट हो गई। तो अब यहाँ पर जब ब्लॉक होगा तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा, तो इसका मतलब QE बराबर KX, तो x बराबर QE/K। तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेरीज एज r⁻2.5 इंस्टेड ऑफ r⁻2 देन द गॉस लॉ विल स्टिल बी वैलिड। यस, गॉस लॉ है और लॉ हमेशा क्या होगा, वैलिड होगा। कहीं पे भी हो जो गॉस हमेशा लॉ हमेशा वैलिड होता है। ठीक है, इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा आया है तो उसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, बट गॉस लॉ ऑलवेज वैलिड। बी कह रहा है द गॉस लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। गॉस लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड हम फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये माइनस है, ये प्लस है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ प्लस से माइनस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है नहीं, तो बाहर भी ऐसा होगा और मतलब सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो गॉस लॉ का यूज करके मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। गॉस लॉ वैलिड है बट कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सी कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज जीरो समवेयर देन द साइन ऑफ टू चार्ज इज सेम। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका मतलब दोनों सेम साइन होंगे। या तो पॉजिटिव होंगे तो अवे होगा और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, तो यहाँ जीरो होना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऑप्शन डी कह रहा है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू point A with potential VA to point B potential VB is VB minus VA. Now work done by external force in moving a unit positive charge. अब इसने ये तो नहीं कहा कि धीरे धीरे लेके गया या फिर तेज लेके गया। हाँ, लेकिन अगर मुझे कहे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा आपका माइनस ऑफ डेल्टा यू, बोले तो माइनस ऑफ क्यू इंटू डेल्टा वी, मतलब VB माइनस VA। तो Q यहाँ पर इसने यूनिट कह दिया है तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, ये इंटरनल का तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वर्क डन हो सकता है, बट ये एक्सटर्नल का वर्क डन तभी होगा जब आप चार्ज को बहुत ही स्लोली लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये मुझे गलत लग रहा है, आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आई थिंक गलत ही होना चाहिए ये। अगर ये कह देता यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्लोली, तो ये वर्क डन सही था। अगर स्लोली होता तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज डेल्टा के एंड डेल्टा के इज 0, तो एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक ये 0 होता
और एक्सटर्नल कितना हो जाता है माइनस ऑफ डब्ल्यू ई, और माइनस ऑफ डब्ल्यू ई हो जाता है वी बी माइनस वी ए, तो ये सही हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, ओके, थिन स्फेरिकल सेल है, ठीक है, with its center at the origin carrying uniform positive surface charge density। अब सरफेस पे चार्ज है तो होलो स्फेयर हो गया पहली बात तो, और यूनिफॉर्म है। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द विच ग्राफ। हमें पता है स्फीयर का ये जैसे होलो स्फीयर होता है तो होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले दोनों देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कौन सा, हाँ यहाँ पे जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ए और डी में से एक होगा ऑप्शन। और हमें पता है अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये डैश डैश वाला लाइन साइड पोटेंशियल की है, तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। कौन सा बचा, ये, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next is a large vertical and parallel metal plate having separation 1 centimeter are connected to a DC voltage। Large vertical and parallel metal plates, तो ये दो प्लेट्स हैं और इसको इसने एक DC वोल्टेज से ऐसे जोड़ दिया, इनके बीच की सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, ओके, और ये बहुत बड़ी प्लेट्स हैं। सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस x होगा कुछ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस x है। A proton is released at rest midway between two plates. It is found to move 45 degree to the vertical just after release. Then x is nearly. Okay. तो ये देखो अब थोड़ा, पहली बात तो ये x है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा वी इज ई इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डी, है ना। डेल्टा वी एक्स दिया हुआ है और डी दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर, तो 1/100 तो 100x, तो ये हो गया 100x, तो हो गया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दो प्लेट्स हैं और इन्फिनाइट प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, कितना है 100x, वो इधर की तरफ है। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो वो सीधा जाएगा, लेकिन अब उसने कहा है कि प्रोटॉन है, ठीक है, आई थिंक प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन है। अब उसमें नीचे ग्रेविटी का फोर्स भी लगेगा, तो नीचे क्या लगेगा mg, और ये चार्ज किधर जाएगा ऐसे। अब इसने कहा कि एंगल कितना है 45 डिग्री, तो हम देख सकते हैं कि tan 45 किसके बराबर हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा ये वेक्टर हो जाएगा QE अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा यहाँ पे mg, तो QE अपॉन mg इज tan 45 1, इसका मतलब QE और mg दोनों बराबर है, तो QE इक्वल्स टू mg। अब प्रोटॉन पे चार्ज हमको पता है कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 100 इंटू एक्स और इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे मास कितना होता है 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻27 kg और इंटू जी का वैल्यू इंटू 10, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा नियरली x। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अधूरा आ गया है यहाँ पे, बट डोंट वरी, ये भी हम देख लेंगे। अ क्यूबिकल रीजन ऑफ साइड ए हैज इट सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे है। इट एनक्लोजेज 3 फिक्स पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एट, ये सब अच्छा हम ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस क्यू चार्ज है 0, -a/4, 0, तो अच्छा 0 0 मतलब x में 0 मतलब इस सरफेस पे x इधर है, अच्छा तो पीछे वाले yz प्लेन में, लेकिन ये ओरिजिन पे -a/4, 0, y में -a/4, लेकिन इसने जो चार्ज दिए अच्छा 3q0 पे है और एक माइनस क्यू यहाँ है और एक -q 0 + a/4 और 0 पे साइड ए, तो 0 y में a/4 और z में 0, अच्छा ठीक है, तो ये सेंटर वाली लाइन पे ही है दोनों चार्ज, ठीक है, जो इसके
क्यूब के सेंटर से गुजर रही है लाइन, क्योंकि ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का जो सेंटर है वो इसके क्यूब के सेंटर को कोइंसाइड कर रहा है। तो एक चार्ज यहाँ पर है a/4 पे और दूसरा चार्ज यहाँ पर है a/4 पे और बीच में 3q। तो अब क्या निकालना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इज इक्वल टू +a/2 पे नेट is equal to net electric flux crossing the plane x is equal to -a। तो x is equal to +a/2, +a/2 किधर होगा, ये वाला प्लेन की बात कर रहा है वो, इस वाले प्लेन, x तो इधर है ना बाहर की तरफ, तो ये प्लेन की बात कर रहा है। इस प्लेन से जितना फ्लक्स पास होगा उतना ही फ्लक्स पीछे वाली सरफेस से पास होगा। तो क्या ये सही है? हाँ, हम देख सकते हैं कि ये तीनों चार्ज जो हैं ये एक लाइन में है और वो इस सरफेस और इस सरफेस के दोनों सेम डिस्टेंस पे और सिमिलर पोजीशन में, तो दोनों से फ्लक्स सेम पास होगा, +a/2 और पीछे वाली -a/2 से। ठीक है। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू +a/2 इज मोर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू -a/2। y में +a/2 ये है और -a/2 ये है, तो दोनों से इनसे भी सेम फ्लक्स पास होगा। ठीक है, हर एक सरफेस से सेम फ्लक्स पास होगा अपोजिट सरफेस से। ऐसा नहीं कि x वाली +a/2 और y वाली +a/2 से सेम होगा, नहीं, इनसे अलग अलग होगा। So this is the next question. A infinite long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r/2 with its center on its axis of cylinder as shown in figure. Magnitude of electric field at point P. अच्छा, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बहुत ही सिंपल है। डू आर डिस्टेंस और सब कुछ दिया हुआ, ये एक्सप्रेशन भी दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का और के की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, अब क्या करो कि इस पूरे में तो चार्ज डेंसिटी है रो, तो इसके अंदर भी आप मान लो, कितनी मान लो, रो एंड माइनस रो। अब जब रो मानोगे तो इसमें भी रो है इसमें भी रो है, तो ये क्या बन गया, एक इन्फानाइट सिलेंडर। और इन्फानाइट सिलेंडर का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। ठीक है, और वेक्टर में माइनस रो की वजह से, अच्छा रो की वजह से कितना होगा, रो मतलब ये पूरा इन्फानाइट सिलेंडर बन गया। इन्फानाइट सिलेंडर की वजह से कितना होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर। आर कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस दी हुई हमें 2r, तो दिस इज 2r। ठीक है, लैम्डा अभी हम निकाल लेंगे। और माइनस रो जब आप केवल इस स्फीयर को देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज इधर होगा, तो हम उसको घटा लेंगे, तो माइनस कितना होगा, KQ अपॉन r²। तो क्यू कितना होगा, क्यू होगा आपका रो इंटू 4/3 पाई और रेडियस कितनी है, r/2 का क्यूब। KQ अपॉन आर कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर। k की वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि यहाँ पर भी ये k ही दे रखा है, तो k को 1/4πε पुट कर देना और इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। अब लैम्डा कैसे निकाले, तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आप क्या करो, इसमें से 1 मीटर का एक सेक्शन ले लो, ये सेक्शन ले लिया आपने 1 मीटर का यहाँ तक, ये वाला। अब इस 1 मीटर में टोटल चार्ज कितना है आप निकाल लो। चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, तो रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर वाले का, तो रो इंटू एरिया हो जाएगा πr² और हाइट हमने 1 ले लिए, तो इंटू हाइट 1, तो ये हो गया चार्ज 1 मीटर लेंथ में, तो ये हो गया लैम्डा। इस लैम्डा को आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पी पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 point charges are kept at the vertices of rectangular hexagon of side L, center O, as shown in figure. Given k, अच्छा k की वैल्यू दे रखी है, what is k? Given that k, what is k? k is something constant इसने दिया है यहाँ पे। ठीक है, which of the following statement is are correct? The electric field at O is 6k along OD। अच्छा O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा O पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो अगर ये साइड L है तो आप पहले तो एक क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, माइनस क्यू की वजह से भी इधर होगा।
इस प्लस क्यू की वजह से इधर होगा और माइनस क्यू की वजह से भी इधर होगा, तो इनका एक कंपोनेंट आ जाएगा। प्लस 2q की वजह से इधर और माइनस 2q की वजह से भी इधर। अब एक q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होता है 120, ठीक है। और आप एक एंगल निकाल लें इसमें ये वाला, और उसके बाद ये साइड निकाल लें। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू निकाल लें, और वो क्यू देखना कुछ ना कुछ के की टर्म में आएगा, ठीक है। उसको पुट करके आप आराम से निकाल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और नेट पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल आई थिंक जीरो होगा, क्यू और माइनस क्यू का जीरो हो जाएगा, प्लस 2q माइनस 2q का जीरो हो जाएगा, क्यू और माइनस क्यू का जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे चार्ज सेम डिस्टेंस पर है। तो पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, पहली बात तो पोटेंशियल एट ओ जीरो होगा। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन पी आर इज सेम। पी आर विच लाइन, पी आर लाइन इज दिस। क्या पी आर पे हर एक लाइन पे पोटेंशियल सेम होगा? तो मैं देख सकता हूं कि इस Q और इस माइनस Q की वजह से इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, जनरल पॉइंट, तो ये आपका एज है वो डाइपोल का क्या हो गया, बाइसेक्टर पे हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाइपोल के, तो वहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो रहता है। Q और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे जीरो होगा पोटेंशियल। 2q और माइनस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल जीरो होगा, और इस Q और माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा। तो आप किसी भी पॉइंट पे देख लें पी आर पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो ये भी सही है, ठीक है। एस टी वाली लाइन पे देखेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पर सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर Q से अलग डिस्टेंस होगी, माइनस Q से अलग होगी, 2q से अलग होगी, माइनस 2q से अलग होगी, तो सेम नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई r and 2r having uniform volume charge density ρ1 and ρ2 respectively touch each other. The net electric field at distance 2r from the center of smaller sphere along the line joining of sphere is 0. Then ratio ρ1 ρ2, ठीक है। पहली बात तो रेशियो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसा डायग्राम बनेगा। एक तो है आर का और एक है 2r का, दोनों पे चार्ज डेंसिटी दी है, यूनिफॉर्म है ρ1 एंड ρ2। उसके बाद हमने इसको क्या किया, टच किया है। तो पहली बात तो ये हो गया आपका आर का स्फीयर, और इसको टच करते हुए एक 2r का स्फीयर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इनको टच कर दिया। तो पहले आप इनिशियल चार्ज निकाल लो ρ1 के करस्पॉन्डिंग और ρ2 के करस्पॉन्डिंग। अब टच करने के बाद क्या होगा, फाइनली दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों पे पोटेंशियल आप सेम कर लेना। दोनों देखो, पहली बात तो ये, अच्छा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ओके। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। देखो साफ साफ बोल दिया, नॉन कंडक्टिंग कर मत देना चार्ज ट्रांसफर। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर नहीं होगा, तो इस पे ρ1 ही रहेगा, इस पे ρ2 ही रहेगा। तो इस पे आप चार्ज पहले निकाल लो Q1 और इस पे निकाल लो Q2, रो इंटू वॉल्यूम करके। अब इसने कहा है कि द सेंटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये है 2r, ये है r, और द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ smaller sphere along the line joining the centers of sphere is 0, then ratio ρ1 and ρ2। देखो अब इसने क्लियरली नहीं बोला है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो आप क्या करो, अब स्मॉलर से 2r डिस्टेंस पे, तो स्मॉलर से ये r है, ये 2r है, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, स्मॉलर से ये 2r, और इससे कितनी हो जाएगी डिस्टेंस r। अब हमको पता है कि इसकी वजह से तो ये बाहर हो गया पॉइंट, तो बाहर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k Q1/2r², ठीक है। और इसकी वजह से इस ρ2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तो अंदर है, तो इसकी वजह से कितना होगा, ρr/3ε0। तो इससे आप निकालना और इसको जीरो करना, आपको रेशियो मिल जाएगा ρ1 और ρ2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। टू नॉन कंडक्टिंग, पहली बात दे ही दिया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो माइनस रो आर प्लेस सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप। पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे रो है और इसके अंदर माइनस रो है, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है बेसिकली,
यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब क्या करो, ये रो की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, माइनस रो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, है कि नहीं। देखो पहले पूरे पे चार्ज है, इसमें भी पूरे में चार्ज है, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं क्योंकि इसका रो और इसका माइनस रो कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे, पी पॉइंट ये मान लो, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। ठीक है, अब रो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा, रो, और सपोज दिस डिस्टेंस इज कुछ भी मान लो, इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो, तो रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। माइनस रो, ये तो हुआ प्लस रो की वजह से इधर होगा, माइनस रो की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा ऐसा, तो उसकी वजह से ऐड हो जाएगा, तो प्लस रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 क्या है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। R1 प्लस R2 क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L, तो रो L अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर आप कहीं पे भी निकाल लें, आप ये वेक्टर निकालेंगे और ये वेक्टर निकालेंगे ऐसे और ऐसे, तो फाइनली वेक्टर यही आएगा। तो ये एक तरह से कैविटी वाला ही क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। तो ये आपने क्या कर दी, यहाँ पे कैविटी काट दी दो स्फेयर के बीच में, तो भी आप याद रखना यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से। और अगर किसी को डाउट है तो अपन ने नोट्स में जो किया उसको एक बार फिर से करके यहाँ पे रो माइनस रो को लेकर ट्रीट करें, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 28 तक था, बाकी हम देखते हैं बाद में। चलिए, थैंक यू।